हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 के एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की कहती है, ये मेरे बॉस को हवस भरी नजरों से देख रहा था। तभी एक लड़का उस दूसरे लड़के को एक पंच मारता है और उस लड़के का नाम योशिनो जुम्पे होता है। और वो मन में कहता है, अगर कोई बटन होता जिससे मैं उन सभी को मार सकता जिन्हें मैं पसंद नहीं करता तो शायद मैं उसे ना दबा पाता, लेकिन अगर एक ऐसा बटन होता जिससे वो सभी लोग मारे जाते जो कि मुझे पसंद नहीं करते तो मैं उसे पक्का दबा देता। तभी वो लड़का कहता है, तो क्या तुम उन्हें देख रहे थे? तो जुनपे कहता है, नहीं मैं नहीं देख रहा था। तो वो लड़का उसे लात मारकर कहता है, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि सुबासा झूठ बोल रही है? और सुबासा कहती है, वो पक्का देख रहा था और एक टीचर उन लोगों को देख रहा होता है लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर चला जाता है। इधर जुम्पे मन में कहता है, वो लड़की बस अपने स्टेटस को कंफर्म करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही है। तभी वो दूसरा लड़का कहता है, तो तुम देख रहे थे? फिर जुनपे मन में कहता है, मैं उसे बताने वाला हूँ, मैं उसे बताऊंगा। फिर वो कहता है, तुम जितनी सोचती हो तुम उतनी क्यूट भी नहीं हो सुबासा, और ये बात इन लोगों को भी पता है। ये लोग बस तुम्हारी बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि तुम इन्हें दोगी। लेकिन तभी वो लड़का उसे पंच मारता है। फिर हम लोग एक मूवी थिएटर का सीन देते हैं और जुनपे उस लड़की से कहता है, अर्थवॉर्म 3 की एक अडल्ट टिकट देना। जिसके बाद वो उसे पैसे देकर टिकट लेता है। फिर वो थिएटर हॉल में उस पिक्चर को देखने लग जाता है और हम उन्हीं तीनों को भी वहीं पर देखते हैं और वो तीनों बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं जिससे जुनपे भी उनसे चिढ़ जाता है क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। और उस लड़के को सुबासा का फोन आता है और जुनपे मन में कहता है, क्या तुम लोग अपने इस फोन को बंद नहीं कर सकते? पर तभी वहाँ पर माहितो फॉर्म हो जाता है और वो उनसे कहता है, हे गाइस तुम्हें जरा सी तमीज सीखनी चाहिए। फिर वो उसके चेहरे पर हाथ लगाता है जिससे उसकी बॉडी बदलने लग जाती है और जुनपे भी उनकी ओर देख रहा होता है। और मूवी खत्म होने के बाद जुनपे उन तीनों की बॉडीज को देखता है जो कि पूरी तरह से बदल चुकी होती हैं और वो कहता है, आखिर ये क्या है? तभी उसे उस पल की याद आती है जिसके बाद वो बाहर भाग कर जाता है और मन में कहता है, क्या वो उस आदमी का काम था? नहीं, एक इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने सच में ऐसा किया है तो वो क्या एक इंसान है भी? फिर हम सुबह 10:10 पर उसे माहितो के सामने देखते हैं और माहितो उससे पूछता है, अगर मैंने वो किया है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे जज करोगे? और क्या वो लोग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थे? तभी जुनपे को याद आता है कि कैसे उन लोगों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और वो लोग उसकी पिक्चर्स निकालते हुए हंस रहे थे। फिर वो उससे पूछता है, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? इसके बाद हम लोग 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस उन लोगों की डेड बॉडीज को ले जा रही होती है और एक डिटेक्टिव कहता है, आखिर वो लोग कौन थे और वो लोग फॉरेंसिक से पहले सीन पर कैसे आए? और तो और उनमें से एक तो बस एक बच्चा था। तो वो दूसरा कहता है, मुझे भी ज्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पता, लेकिन तुमने भी वो लाशें देखी थी ना? वो किसी इंसान का काम नहीं था और अगर तुम जल्दी रिटायरमेंट नहीं चाहते तो ऐसा नाटक करो कि तुमने कभी कुछ नहीं देखा। फिर हम लोग वहाँ पर यूजी और एक नानामी केंटो नाम के नए सॉर्सरर को देखते हैं और नानामी यूजी से कहता है, क्या तुम देख सकते हो ये कर्स टेक्निक के बचे हुए निशान हैं? तो यूजी कहता है, नहीं मैं इन्हें नहीं देख सकता। फिर नानामी कहता है, क्योंकि तुम उन्हें देखने की कोशिश नहीं कर रहे, हम लोग कर्सिस को आराम से देख सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अब एक आम बात हो चुकी होती है। और जब कर्स टेक्निक इस्तेमाल होती है तो वो अपने पीछे निशान छोड़ती है और उन्हें ही बचे हुए निशान कहते हैं। लेकिन ये निशान कर्स पीरियड से हल्के होते हैं तो प्लीज जरा सा ध्यान लगाकर देखो। फिर यूजी फोकस करता है और उसे वो निशान दिखने लग जाते हैं और वो नानामी से कहता है, हाँ मैं उन्हें देख सकता हूँ। तो नानामी कहता है, तुम जरूर देख सकते हो और उन्हें देखने से पहले ही महसूस करना एक अच्छे सॉर्सरर की निशानी है, जिसे यूजी भी चिढ़ सा जाता है। फिर वो नानामी से कहता है, क्या आप मेरी जरा सी तारीफ नहीं कर सकते थे? तो नानामी कहता है, मैं तुम्हारी तारीफ या तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं सच्चाई को देखते हुए जज करता हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। एक वक्त था जब मैंने ये सोचने की गलती कर ली थी कि ये सोसाइटी भी इसी तरह से काम करती है, पर अब वो बातें छोड़ो और अब चलो इन निशानों का पीछा करते हैं। तो यूजी कहता है, हाँ चलो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। तभी नानामी कहता है, नहीं, जहाँ कम ताकत की जरूरत होती है वहाँ पर उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे यूजी को फिर से शौक सा लगता है और नानामी कहता है, अब चलो। फिर यूजी मन में कहता है, लगता है हमारी नहीं जमने वाली। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर गोजो यूजी से कहता है, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैंने इसके लिए अपने एक भरोसेमंद साथी को चुना है। ये है द एक्स सैलरी मैन जुजुत्सु सॉर्सरर नानामी केंटो। और नानामी कहता है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। फिर गोजो कहता है,
है ज्यादा जुजुत्सु सॉर्सरर्स अजीब होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक पुराना ऑफिस वर्कर भी है इसलिए ये जिम्मेदारियों को सीरियसली लेता है और ये एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर भी है। फिर यूजी उससे पूछता है आप पहले एक ऑफिस वर्कर थे ना, तो फिर आप शुरू से एक जुजुत्सु सॉर्सरर क्यों नहीं बने? तो नानामी कहता है क्यों ना हम लोग पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लें, तुमसे मिलकर अच्छा लगा इतादोरी। तो यूजी कहता है ओह हाँ, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। फिर नानामी कहता है जुजुत्सु टेक में मैंने एक चीज सीखी कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स बेवकूफ होते हैं, जिसे सुनकर यूजी को एक शौक लगता है। फिर नानामी कहता है उसके बाद मैं कंपनी में काम करने लग गया और मैंने वहाँ पर सीखा कि काम करना भी बेवकूफी है, तो अगर वो दोनों एक जैसे बेवकूफ हैं तो मैंने उसे चुना जिसमें मैं सबसे अच्छा हूँ और इसलिए ही मैं वापस आया हूँ। और इतादोरी प्लीज ऐसा मत सोच लेना कि मैं भी गोजो के जैसा ही हूँ, मुझे इस पर भरोसा है, जिससे गोजो खुश हो जाता है। तभी नानामी कहता है लेकिन मैं इसकी जरा सी भी इज्जत नहीं करता और मुझे हायर अप्स के तरीके पसंद नहीं है, लेकिन मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ और ये बातचीत बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं तुम्हें छोटे में बता देता हूँ कि मैं अभी तक तुम्हें एक सॉर्सरर नहीं मानता, भले ही तुम अपने अंदर एक बॉम्ब जिसे सुकोना कहते हैं उसे लेकर घूम रहे हो, लेकिन प्लीज खुद भी मेहनत करो और खुद को काम का साबित करो। फिर यूजी उदास सा होकर कहता है मैं कमजोर और बेकार हूँ और इस चीज का मुझे आजकल बहुत एहसास हो रहा है, लेकिन मैं ताकतवर बनूंगा, मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा वरना मैं अपने मरने के ढंग को नहीं चुन पाऊंगा। जिसे सुनकर गोजो भी मुस्कुरा देता है। फिर वो आगे कहता है मैं उस एडवाइस के बिना भी आपकी नजरों में एक सॉर्सरर बनकर दिखाऊंगा, बस मुझे जरा सा समय दीजिए। तो नानामी कहता है ये बात मुझे नहीं हायर अप्स को कहना, जिससे यूजी को फिर से शौक लगता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में वो लोग उन निशानों का पीछा करते हुए ऊपर जा रहे होते हैं और यूजी पूछता है क्या कैमरा में कोई नहीं दिखा? तो नानामी कहता है नहीं कुछ नहीं, बस उन तीनों के अलावा एक और नौजवान लड़का था, तो शायद इसके पीछे कर्स स्पिरिट हो सकती है। फिर वो लोग ऊपर आ जाते हैं और नानामी कहता है इसका बहुत कम चांस है कि उस लड़के ने ये किया होगा, लेकिन उसको पहचानना पुलिस। तभी वो रुक जाता है और हम लोग वहाँ पर एक कर्स को देखते हैं और यूजी आगे जाने लगता है, पर नानामी उसे रोक कर कहता है रुको, इसे मैं संभालता हूँ, तुम उस दूसरे को संभालो। तभी यूजी को दीवार के पीछे एक और कर्स स्पिरिट दिखता है। फिर नानामी कहता है अगर तुम्हें मुसीबत लगे तो मुझे बता देना। तो यूजी कहता है मुझ पर जरा सा तो भरोसा कीजिए। फिर नानामी अपने कोट और फिर अपनी टाई को ढीली करते हुए कहता है बात भरोसे की नहीं है, मैं एक एडल्ट हूँ और तुम एक बच्चे हो, इसलिए अपनी जान बचाने से पहले तुम्हारी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो यूजी कहता है मेरे साथ एक बच्चे की तरह बर्ताव करना बंद कीजिए। फिर नानामी कहता है तुमने बहुत से जानलेवा हालातों को देखा है और उनसे बचा है, लेकिन ये तुम्हें एक एडल्ट नहीं बना देता। अपने पिलो के ऊपर गिरे हुए बालों को पाना, तुम्हारे लोकल स्टोर के पास तुम्हारी फेवरेट ब्रेड का ना मिलना और इस तरह की छोटी छोटी निराशा सहकर ही एक इंसान एक एडल्ट बनता है। इसके बाद वो उस कर्ज से बचते हुए कहता है मेरी जुजुत्सु टेक्निक मेरे ओपोनेंट के ऊपर जबरदस्ती वीक पॉइंट्स बनाती है और ये 7-3 का रेशियो होता है। इससे मैं अपने दुश्मन पर एक लाइन इमेजिन करता हूँ और अगर मैं उसी लाइन पर हिट करूँ तो वो एक जानलेवा हमला होता है। इससे मैं अपने से ताकतवर ओपोनेंट को भी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर सकता हूँ और अगर उनकी कर्स एनर्जी बहुत ही कम है तो मैं उन्हें इस बिना धार वाले ब्लेड से भी 2 हिस्सों में काट सकता हूँ। और इतादोरी क्या तुम सुन रहे हो? तो यूजी कहता है क्या आप मुझसे बात कर रहे थे? तभी वो स्पिरिट उसे दूर फेंक देता है। फिर वो नीचे गिरकर पूछता है क्या इस तरह की चीज रिवील करना सही है? तो नानामी कहता है ओपोनेंट को टेक्निक बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये एक तरह की चाल है जिससे सामने वाले को गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। और यूजी मन में कहता है मैं कर्स पर फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं साथ ही में सुनना भी चाहता हूँ। और इधर नानामी जरा सा सीरियस होता है और वो कर्स पीरियड की बॉडी पर वो लाइंस देखता है और फिर सीधा उन लाइंस पर ही हिट करता है, जिससे उस कर्स पीरियड के हाथ और पैर कट जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। और नानामी कहता है मेरी ओर से बस इतना ही था। और उसे देखकर यूजी मन में कहता है कमाल है, ना सिर्फ उनका ब्लेड ढका हुआ है लेकिन उन्होंने उसकी दूसरी साइड का इस्तेमाल किया और उसे काट दिया। तभी नानामी कहता है इतादोरी अपने पीछे देखो। फिर यूजी उस पीरियड के अटैक को ब्लॉक करता है लेकिन उसके इम्पैक्ट से दूर गिर जाता है। और नानामी कहता है तुम्हारा ऐसे ध्यान भटकना मुझे पसंद नहीं आया। तो यूजी कहता है और आखिर मेरा ध्यान भटका कौन रहा है? तभी वो कर्स भी उसके पास आता है और यूजी एक गहरी सांस भरता है और उसके हाथों में कर्स एनर्जी आ जाती है। और फिर हम पास का सीन देते हैं जहाँ पर गोजो यूजी से कहता है तुम्हारी कर्स एनर्जी में लैग यानी कि देरी हो रही है, तुम्हारी कर्स एनर्जी तुम्हारी एक्सप्लोजिव पावर के साथ मैच नहीं कर रही क्योंकि तुम उसे अभी तक अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो जरा सी पीछे रह जाती
जाती है, जिससे कर्स एनर्जी का एक अलग तरीके का बहाव पैदा होता है। कर्स एनर्जी तुम्हारे किसी चीज पर हिट करने के बाद उस पर लगती है। दूसरे शब्दों में तुम्हारा एक हमला 2 हमलों के बराबर होता है। फिर प्रेजेंट टाइम में यूजी उस कर्स पीरियड पर अटैक करता है, जिससे पंच उसके अंदर घुसता है और फिर कर्स एनर्जी का अटैक होता है, जिससे उस कर्स की बॉडी में एक छेद हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर हम पास का फिर से सीन देखते हैं और गोजो कहता है इसे हम डाइवर्जन फिस्ट कहेंगे। तो यूजी कहता है बहुत ही कूल है। फिर गोजो कहता है इससे करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा हथियार साबित होगा। और उसे देखकर नानामी मन में कहता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन वाली है। शुरुआती हमले में बस बहुत ही कम कर्स एनर्जी इस्तेमाल हुई थी, पर ये एक एवरेज सॉर्सर की पावर का 120% था। और फिर कर्स एनर्जी का असली हमला होता है। ये जरूर उसे झेलने वाले के लिए बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। उसके अंदर पोटेंशियल है, अगर वो अपनी फुल फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ कर्स टेक्निक को जोड़ना सीख गया तो अब मैं समझा कि गोजो उसे मेरे पास क्यों लेकर आया है। तभी नानामी देता है कि दूसरी स्पिरिट अभी तक जिंदा होती है और वो उसे खत्म करने जाता है, लेकिन तभी उसे एक शौक लगता है और उसकी नजर उस स्पिरिट के हाथ पर बंधी घड़ी पर पड़ती है। फिर वो यूजी को दूसरी कर्स को मारने से रोकता है और उसे उसकी पिक्चर दिखाता है और यूजी कहता है कि आज ये कर्स स्पिरिट के हाथ की पिक्चर है, लेकिन मुझे तो लगा था कि कर्स स्पिरिट्स कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकते। तो नानामी कहता है प्लीज शांत रहना और मेरी बात ध्यान से सुनना, हम जिनसे लड़ रहे थे वो असल में। तभी शोको कहती है हाँ वो इंसान है, या फिर मैं कहूँ कि वो इंसान थे, बिल्कुल उन थिएटर वालों की तरह इनकी बॉडीज भी जबरदस्ती कर्स एनर्जी से बदली गई हैं। तो नानामी कहता है अगर ऐसा होता तो मैं उसे पहले ही नोटिस कर लेता, लेकिन उन दोनों के अंदर बिल्कुल कर्स स्पिरिट्स के जैसी कर्स एनर्जी थी। फिर शोको कहती है तो तुम्हें दोषी से उसकी कर्स टेक्निक के बारे में पूछना होगा, और ऐसा लगता है कि इनके ब्रेन स्टेम्स को छेड़ा गया है, जिससे दिमाग कंफ्यूजन की हालत में चला गया। और अगर वो दिमाग को छेड़ सकते हैं तो उनके लिए आम इंसानों को कर्स एनर्जी देना भी मुमकिन है। और हाँ, क्या इतादोरी सुन रहा है? तो यूजी कहता है जी मैं सुन रहा हूँ। फिर शोको कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि जब इनकी बॉडीज को मॉडिफाई किया गया था ये लोग उसी समय शौक की वजह से मर गए थे, तो इसलिए तुमने इन्हें नहीं मारा और तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो यूजी कहता है जी बिल्कुल, और फिर नानामी फोन कट करता है। फिर यूजी कहता है लेकिन फिर भी उनकी मौत का मैं भी बराबर का ही जिम्मेदार हूँ और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसे देखकर नानामी मन में कहता है ये बच्चा सच में दूसरों की मौत को लेकर उदास होता है। फिर वो उससे कहता है वो निशान हमें फंसाने के लिए एक जाल था, हमारे दुश्मन काफी शातिर हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसके लिए ज्यादा मेहनत लगेगी, तो चलो पूरी ताकत लगाते हैं। तो यूजी मुस्कुराकर कहता है जी बिल्कुल। इसके बाद हम लोग उसी दिन सुबह 11 बजे गटर का सीन देखते हैं और माहितो जुनपे से कहता है कुछ स्पिरिट्स हैं जिन्हें पोटेंशियल स्पेशल ग्रेड ऑपरेशंस कहा जाता है। कर्स स्पिरिट असल में इंसानों से लीक होने वाली कर्स एनर्जी से बनती हैं। और क्या तुम्हें पता है कि लोग काल्पनिक कहानियों और भूतों के अलावा किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं? तो जुनपे कहता है कुदरती घटनाओं से। तो माहितो मुस्कुरा कर कहता है तुम्हारा बिना डरे मेरे साथ बातचीत करना मुझे अच्छा लग रहा है। तो जुनपे कहता है नहीं वो तो बस। और तभी उसे अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं और फिर वो उस ओर देखता है, पर तभी माहितो उसके पास आकर कहता है लोग अक्सर धरती, जंगलों और समुद्रों से डरते हैं और उनकी ओर जो कर्स एनर्जी जाती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वो पैदा होने से पहले ही समझदारी हासिल कर लेते हैं और छुपे रहते हैं। फिर जुनपे पूछता है माहितो आखिर तुम किस चीज से पैदा हुए हो? तो माहितो कहता है इंसानों से। मैं इंसानों की एक दूसरे की तरफ नफरत और डर से पैदा हुआ हूँ। इसके बाद हम लोग शाम 6:25 का सीन देते हैं और नानामी कहता है मैंने हमारी विंडोज के असाधारण मौतों और गायब हुए लोगों की बताई गई रिपोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया है। ये हमें हमारे मुजरिम के ठिकाने को जानने में मदद करेंगी, लेकिन हम अभी तक उसका पक्का ठिकाना नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए मैं इसकी अभी और छानबीन करूंगा। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। ये लड़का थिएटर में था और इसका नाम योशिनो जुनपे है और ये उन्हीं 3 विक्टिम्स के स्कूल में ही पढ़ता है। और सीसीटीवी फुटेज को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई कर्स यूजर नहीं हो सकता। तभी यूजी पूछता है कर्स यूजर क्या होता है? तो नानामी कहता है एक जुजुत्सु सॉर्सरर जो कि बुरे काम करता है। मैंने ये काम इचिजी को सौंपा है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इसकी छानबीन करो। तो यूजी कहता है जी सर, और फिर वो बाहर जाते हुए कहता है अब चलो चले। और कुछ ही समय बाद इचिजी वापस आकर पूछता है आपको पता है कि उसका ठिकाना कहाँ पर है, सही कहा ना? तो नानामी कहता है अगर वो चाहता तो वो बिना कोई सुराग छोड़े भी वहाँ से आराम से जा सकता था, तो इसलिए ये भी एक जाल ही हो सकता है और अकेले जाने के
रिस्क को देखते हुए और इतादोरी को साथ लेकर जाने के रिस्क को देखते हुए मैंने खुद अकेले जाने का फैसला किया है, और वैसे भी वो अभी एक बच्चा है। तभी यूजी वापस आकर कहता है, नानामी सेंसे, मैं आपसे एक बात कहना भूल गया था, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। जिसे सुनकर इचिजी मुस्कुराता है और नानामी कहता है, इतादोरी, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, इसलिए मुझे सेंसे मत बोलो। तो यूजी कहता है, तो क्या सिर्फ नानामी कहूँ? तो नानामी कहता है, क्या तुम्हें मार खानी है? इसके बाद हम लोग इचिजी और यूजी को जुनपे का पीछा करते हुए देखते हैं, और इचिजी उसके नॉर्मल कपड़ों को देखकर कहता है, लगता है वो बहुत वक्त से स्कूल नहीं जा रहा। फिर वो दोनों कार से बाहर आते हैं और इचिजी कहता है, चलो चलें। इसके बाद वो दोनों उसके पीछे जाते हैं और यूजी के हाथ में एक बॉक्स होता है जिसमें कुछ कर्सेस बंद होती हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।